हेलो स्टूडेंट्स, सो वी मेट अगेन। कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। आई एम ऑल्सो वेरी गुड। स्टूडेंट्स, हम लोग कौन सा चैप्टर अभी करंट में पढ़ रहे हैं? हम लोग जो चैप्टर करंट में पढ़ रहे हैं उसका नाम है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मीन्स the living organisms are varied in our environment. They may be plants, they may be animals, they may be microorganisms. तो उनके बारे में हमने काफी कुछ पढ़ना स्टार्ट किया था। अब चूंकि उसमें बहुत ज्यादा वेराइटी है तो वी हैव फॉलोड अ पैटर्न of classification the organism into groups so that we can easily understand them, we can easily recognize them and we can easily memorize them. तो हमने kingdoms में divide किया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट एंड एनिमेलिया। अब देखो, हमने जैसे जैसे किंगडम्स को पढ़ा वैसे वैसे हमने ये चीज देखी कि अगर मोनेरा एक प्रिमिटिव किंगडम है, वेरी फर्स्ट किंगडम है, तो उसमें जो कैरेक्टर्स हैं वो इतने डेवलप्ड नहीं हैं ऑर्गेनिजम्स में। फिर उसके बाद आपका मोनेरा के बाद प्रोटिस्टा आया, तो मैंने देखा कि प्रोटिस्टा में थोड़े डेवलप्ड कैरेक्टर्स हैं मोनेरा से। ठीक है, आपने प्रोटिस्टा में 3 तरीके के प्रोटिस्ट पढ़े कि प्लांट लाइक है, एनिमल लाइक है या फंगाई लाइक है। मतलब कहीं ना कहीं आपने प्रोटिस्ट को प्लांट की तरह बना दिया। ठीक है, क्योंकि इन फ्यूचर आप प्लांट्स का किंगडम देखने वाले हो। और आपने कहीं ना कहीं प्रोटिस्ट को एनिमल्स की तरह भी बना दिया। मीन्स देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज प्योरली एंड प्योरली हेटेरोट्रॉफिक। मतलब वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, दे डिपेंड ऑन अदर्स। अब चूंकि एनिमल्स की तरह है तो एनिमल्स कैन वॉक फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। दैट मीन्स दीज काइंड ऑफ प्रोटिस्ट ऑल्सो हैव सम लोकोमोटरी ऑर्गन्स टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। उसके बाद फंगाई लाइक प्रोटिस्ट। एज आफ्टर द प्रोटिस्ट वी इमीडिएटली जंप इनटू द फंगाई किंगडम। तो हमने क्या करा, ऐसे कुछ कैरेक्टर्स को भी ओ कर लिया कि यहां से आप कह सकते हो कि आपका एक कनेक्टिव लिंक बैठ रहा है किससे? फंगाई से। ठीक है, फंगाई में हमने बहुत सारे कैरेक्टर्स पढ़े। उसके बाद जो हम उसका लास्ट जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में पढ़ रहे थे, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मोड चलो हेडिंग डाल देती हूं पहले जिससे कि आपकी कंटिन्यूटी बनी रहे। हम लोग फंगाई के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, फंगाई के बारे में हम उसके मोड ऑफ न्यूट्रिशन से रिलेटेड पढ़ रहे थे। ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मैंने आपको बताया था मोड ऑफ न्यूट्रिशन 3 तरीके से हो सकता है। देखो, मोड ऑफ न्यूट्रिशन अगर प्योरली हेटेरोट्रॉफिक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन अगर प्योरली हेटेरोट्रॉफिक है मतलब उसके अंदर कोई भी वैरायटी हो, तीनों वैरायटी में एक बात है कि जो भी ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट कर रहा है ये न्यूट्रिशन, वो किसी ना किसी ऑर्गेनिज्म, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे क्या है? डिपेंडेंट है। ठीक है, तो पैरासाइटिक हो गया, ठीक है, सेप्रोफाइटिक हो गया, पैरासाइटिक हो गया, सेप्रोफाइटिक हो गया और सिम्बायोटिक हो गया। और क्या हो गया? सिम्बायोटिक। देखो, पैरासाइटिक में भी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड है बशर्ते ये दूसरे को हार्म पहुंचाएगा। सेप्रोफाइटिक में दूसरे डेड एंड डिकेइंग रॉटन लीव्स हो गई, बेकार के वेजिटेबल्स हो गए, उन पे डिपेंड रहता है। और सिम्बायोटिक में जिस भी ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहेगा उसको या तो हार्म नहीं पहुंचाएगा या उल्टा बेनिफिट ही कर देगा। तो वी हैव सीन दैट इन फंगाई वी हैव 4 काइंड ऑफ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ठीक है, 4 काइंड्स ऑफ symbiotic, 4 kinds of symbiotic relationship, symbiotic relationship। क्या क्या नाम थे स्टूडेंट्स रिलेशनशिप्स के? नंबर 1 पे क्या था बताओ मुझे? ऑब्लिगेट सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, ऑब्लिगेट symbiotic, obligate symbiotic relationship, obligate symbiotic relationship। Then second one क्या था स्टूडेंट्स? facultative symbiotic relationship। क्या है? facultative symbiotic, facultative
symbiotic relationship, facultative symbiotic relationship। तीसरा क्या था स्टूडेंट्स? एक्टोसिम्बायोसिस। तीसरा क्या है स्टूडेंट्स? एक्टोसिम्बायोसिस। और फोर्थ क्या था इसका? जस्ट अपोजिट, एंडोसिम्बायोसिस। क्या है स्टूडेंट्स? एंडोसिम्बायोसिस। इतना अपन लोग कल पढ़ चुके थे। अब अपन क्या करेंगे, एक एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को अच्छे से पढ़ेंगे विद एग्जाम्पल, जिससे कि आपको समझ में आए व्हाट आई वांट टू से। पहला डालें हेडिंग। पहली हेडिंग क्या है स्टूडेंट्स? ऑब्लिगेट। क्या है स्टूडेंट्स? ऑब्लिगेट सिम्बायोटिक, ऑब्लिगेट सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, ऑब्लिगेट सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। मुझे एक बात बताओ, सिम्बायोटिक का तो आपको मतलब समझ में आ रहा है कि एटलीस्ट 2 ऑर्गेनिज्म होने बहुत जरूरी है। अगर इस रिलेशनशिप को आपको एग्जिबिट करना है तो यू हैव टू रिक्वायर एटलीस्ट 2 ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। उसके बाद रिलेशनशिप मतलब म्यूचुअली साथ में रहना। ऑब्लिगेट, ऑब्लिगेट का मतलब क्या है? ऑब्लिगेट का मतलब है नेसेसरी। ऑब्लिगेट का मतलब होता है नेसेसरी। जो दो लोग सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को बना रहे हैं या 2 ऑर्गेनिज्म जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में हो रहे हैं, उनको एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहना पड़ रहा है। उनको एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहना पड़ रहा है। एक का काम दूसरे के बिना नहीं चल रहा है, दूसरे का काम पहले के बिना नहीं चल रहा है। तो इसकी अगर मैं डेफिनेशन वाइज पढ़ती जाऊं तो मैं पहली चीज क्या लिखूंगी स्टूडेंट्स? 2 ऑर्गेनिजम्स। क्योंकि देखो हमें थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छे नोट्स बनाने हैं, तो 2 ऑर्गेनिजम्स शुड बी देयर। ये लाइन इन दोनों को फॉलो कर रही है कि सिम्बायोसिस में रिलेशनशिप कर रहे हो, 2 ऑर्गेनिज्म चाहिए, दोनों ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ मिलके रह रहे हैं, और या तो एक जना दूसरे से कुछ ले रहा है पर दूसरा कुछ नहीं दे रहा, पर इन टर्न बेनिफिट या हार्म कुछ भी नहीं, न्यूट्रल है, या फिर दोनों ही एक दूसरे के साथ म्यूचुअल रिलेशनशिप में। म्यूचुअल मतलब अगर एक भी हट जाएगा तो दूसरे का काम नहीं चलेगा, ठीक है। मीन्स both the organisms are in mutual मतलब एक के बिना दूसरा अधूरा है। are in mutual interaction, are in mutual interaction and रिलेशनशिप। आप किसी से जब रिश्ता जोड़ते हो, ठीक है, तो आप क्या करते हो? सामने वाले से इंटरैक्ट होते हो, उसकी बातें समझते हो, उसके बाद रिलेशनशिप जोड़ने के लिए सोचते हो। तो फर्स्ट इंटरैक्शन होगा, देन रिलेशनशिप होगा। अब हम कह सकते हैं अब मैंने आपको क्या बोला कि दोनों ऑर्गेनिज्म एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। अगर एक भी गायब हो जाएगा तो दूसरे का काम क्या हो जाएगा? अधूरा रह जाएगा। तो हम कह सकते हैं both the organism dependent on each other, both the organism dependent on each other for their survival। बहुत बड़ा टर्म यूज करा है। जिंदा रहने के लिए आपस में रहना भी पड़ेगा और एक दूसरे के साथ म्यूचुअली काम भी करना पड़ेगा। अगर एक भी एटीट्यूड में आ गया तो काम नहीं हो पाएगा। बिकॉज आई हैव यूज्ड द टर्म सर्वाइवल। लाइफ स्पैन करने के लिए, जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए दोनों को म्यूचुअली इंटरैक्ट करना पड़ेगा और रिलेशनशिप में रहना पड़ेगा। अगर एक ने भी कोई दिक्कत कर दी तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा? सर्वाइव नहीं कर पाएगा। जिसने दिक्कत करी है वो भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा, बिकॉज दे आर म्यूचुअली इंटरैक्टेड, ठीक है। अगर अपन इसका एग्जाम्पल लें, अब आपको क्या ऐसे नहीं समझ में आ रहा होगा? देखो, फ्लावर होता है,
मैंने आपको इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेस में बताया था कि बीज अपने अंदर हनी कैसे पैदा करती है। दे फीड ऑन फ्लावर्स, सक दी नेक्टर, ठीक है, दे फीड ऑन फ्लावर, सक दी नेक्टर, और उस नेक्टर को वो क्या करती हैं, अपने स्पेशलाइज्ड स्टमक में स्टोर करती हैं। फिर देन हम उसे निकाल के एक्सट्रैक्ट करके, भाई वो जो क्वीन बी चली जाती है तो रेसिपिएंट भी उसे माउथ टू माउथ ग्रीट करके लेती रहती है। उसके बाद हम उसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, जो कि क्या होता है, सेमी सोलिड कॉम्प्लेक्स शुगर है। इवापोरेशन से उसे वापस से सेमी सोलिड सिंपल शुगर में हम तोड़ दें। थोड़ा फिल्टर भी होता है, प्यूरिफाई भी होता है, और हमें हनी क्या हो जाती है, मिल जाती है। ठीक है, तो हनी बी या बी बैठती है फ्लावर पे टू सक दी नेक्टर। वो उसके लिए बेनिफिशियल है। अगर वो हनी को एब्सॉर्ब नहीं करेगी नेक्टर की फॉर्म में, द बी इज नॉट एबल टू सर्वाइव। तो बी को सर्वाइव करने के लिए फ्लावर की जरूरत है। बी को सर्वाइव करने के लिए फ्लावर की जरूरत है। अब मुझे एक बात बताओ, बी का मोटो तो पूरा हो गया फ्लावर पे रहकर, ठीक है, लेकिन मैं सिम्बायोटिक बोल रही हूं। अगर सिर्फ बी का मोटो पूरा हो रहा है फ्लावर से रहकर, तो वो पैरासाइटिक भी तो हो सकता है, ठीक है, लेकिन मैं सिम्बायोटिक में बोल रही हूं, तो दोनों का, और वो भी ऑब्लिगेट में, सिम्बायोटिक में ऑब्लिगेट में, मतलब बहुत नेसेसरी है। बी का फ्लावर पे रहना नेसेसरी है, फ्लावर का बी को बिठाना भी नेसेसरी है। फ्लावर का बी को बिठाना क्यों नेसेसरी है? क्योंकि कहीं ना कहीं बी उसके पोलन ग्रेन्स को लेकर दूसरे फ्लावर पे जाती है और क्या करवाती है, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन दो फ्लावर्स के बीच में होता है, तो फ्लावर्स के बीच में रिप्रोडक्शन होता है। रिप्रोडक्शन होगा तो न्यू फ्लावर्स रिप्रोड्यूस होंगे और प्लांट्स की प्रोजेनी और जनरेशन क्या हो जाएगी, दिन ब दिन आगे बढ़ जाएगी। तो अगर बी फ्लावर पे नहीं बैठे तो उसे अपनी लाइवलीहुड के लिए नेक्टर नहीं मिलेगा। तो बी का फ्लावर पे बैठना बहुत नेसेसरी है। और फ्लावर को अगर जिंदा रहना है, अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाना है, तो उसको बी को बिठाना ही पड़ेगा कि तुम पोलन ग्रेन्स लोगी, दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा के ओवरी के ओव्यूल पे डालोगी और सीड बनेगा। और जैसे ही प्लांट में सीड बन जाएगा, वो दूसरे प्लांट को क्या कर देगा, ग्रो करवा देगा। अभी मैं जब आपको प्लांटे पढ़ाऊंगी, देन यू विल कम बेटर टू नो अबाउट दी सीड। तो फ्लावर को भी जरूरी है कि बी बैठे और बी को भी जरूरी है कि फ्लावर बैठे। दोनों एक दूसरे की नेसेसिटी है। बी नहीं बैठेगी तो हनी नहीं मिलेगा जीने के लिए। फ्लावर के ऊपर बी नहीं बैठेगी तो फ्लावर की जनरेशन नहीं बढ़ेगी, और फ्लावर तो क्या है, एक दो दिन बाद या महीनों बाद डेड हो जाएंगे। ठीक है, तो नेसेसरी है। कैसे होगा एग्जाम्पल, अपन ऐसे कह सकते हैं, ऑब्लिगेट relationship of bees and flowers. Obligate relationship of bees and flowers. Both are necessary for each other. इसका अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा एक फ्लो चार्ट बना के एग्जाम्पल फॉर्म में समझते हैं कि ये आपकी बी है, ठीक है, इट इज योर फ्लावर, ठीक है, इट इज योर फ्लावर। तो बी सिट्स ऑन फ्लावर, ठीक है। अब अपन अगर पहला पॉइंट लेके, पहले रिलेशन में बी सिट्स ऑन फ्लावर, किसके लिए बैठती है, फॉर नेक्टार सकिंग, फॉर नेक्टार सकिंग, ठीक है। नेक्टार इन फ्यूचर क्या कहलाएगा, नेक्टार कन्वर्टेड इनटू हनी, ठीक है। अब होगा क्या, दिस हनी रिस्पॉन्सिबल, भाई हनी क्यों चाहिए बी के लिए, जिंदा रहने के लिए हनी, क्योंकि कभी कभार हमने ये भी देखा है कि जब इमरजेंसी कंडीशन में नॉर्मल स्टमक में फूड खत्म हो जाता है, तो हनी बीज को ये हनी स्पेशलाइज्ड स्टमक से नॉर्मल स्टमक में क्रॉस करके वॉल्व को फूड देती है, ठीक है। तो हनी रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्वाइवल, हनी रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्वाइवल ऑफ बीज। ये तो बी का मोटो कंप्लीट हो गया, ये तो बी का मोटो क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया। ये क्या कर रही है, नेक्टार कर रही है, ये नेक्टार ले रही है और बदले में क्या ले जा रही है, पोलन ग्रेन्स।
ठीक है, नेक्टार भी ले रही है और पोलन ग्रेन्स को भी ले जा रही है। तो होता क्या है दूसरे रिलेशनशिप में, अगर आप इसको पहले को मानो, अगर आप इसे पहला मानो, तो दूसरे में क्या है, दूसरे में क्या है, बी इन टर्न कैरी द पोलन ग्रेन्स, कैरी द पोलन ग्रेन्स from one flower to another, hence carried out, hence carried out, hence carried out, क्या carried out करेगी स्टूडेंट्स, पॉलिनेशन। और ये पॉलिनेशन क्या करेगा, ये पॉलिनेशन किसके लिए यूजफुल है, कैरी ऑन जनरेशन, जनरेशन को आगे बढ़ाएगा, एंड रिस्पॉन्सिबल, ये प्लांट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है सर्वाइवल के लिए, वो हनी बीज के लिए रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्वाइवल। लिखिए स्टूडेंट्स इतना, स्टूडेंट्स इतना नोट डाउन किया, ठीक है। हमारा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में एक रिलेशनशिप प्रॉपर्ली कंप्लीट हो गया है विथ एग्जाम्पल। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, दूसरा पढ़ें। दूसरा क्या है, फैकल्टेटिव सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। लिखिए हेडिंग, जब तक मैं रब करके लिखती हूं, फैकल्टेटिव सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। अब आप बताओ ये मैं इतने तरीके की क्यों पढ़ रही हूं। आप बोलोगे मैम ले दे के हैं तो सारे सिम्बायोटिक, रहना तो दोनों ऑर्गेनिजम्स को साथ में ही है, मिल बांट के खाना है, एक को तो मिलेगा ही बेनिफिट, नहीं भी मिलेगा तो हार्म तो नहीं मिल रहा है, तो इतने पढ़ने की क्या जरूरत है। स्टूडेंट्स वी आर स्टडिंग डाइवर्सिटी, तो हमें क्या है हर चीज को हर एंगल से पढ़ना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या है आपका, दूसरा रिलेशनशिप क्या है, फैकल्टेटिव सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, फैकल्टेटिव सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। इसमें पहली लाइन क्या आएगी स्टूडेंट, इसमें भी हमें दो ऑर्गेनिजम्स की नीड है, ठीक है। टू organisms should be there, two organisms should be there। और उसमें तो ये था, देखो ऑब्लिगेट का मतलब होता है नेसेसरी, रहना ही पड़ेगा अदरवाइज लाइवलीहुड नहीं हो पाएगी। फैकल्टेटिव में ये होता है कि नेसेसरी तो नहीं है, आप चाहो तो रह सकते हो, चाहो तो नहीं रह सकते हो, ठीक है। जो दो ऑर्गेनिज्म म्यूचुअल रिलेशनशिप में आते हैं या जो दो ऑर्गेनिज्म सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को फॉलो अप करते हैं, वो दोनों चाहें तो साथ में रह भी सकते हैं, चाहें तो साथ में नहीं भी रह सकते हैं। किसी का लाइवलीहुड एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। कोई एक हट भी जाएगा तो दूसरे का सर्वाइवल अफेक्ट नहीं होगा। मतलब इनमें वो म्यूचुअल इंटरैक्शन और अंडरस्टैंडिंग हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है इन कंपैरिजन टू ऑब्लिगेट, ठीक है। पर ये चाहें तो म्यूचुअल रिलेशनशिप में रह सकते हैं। अपन पहले थ्योरी लिखते हैं, मैं आपको एग्जाम्पल दूंगी, एग्जाम्पल से यू विल गेट मोर, ठीक है। बोथ द ऑर्गेनिजम्स, कैन का मतलब है रह सकते हैं, बोथ द ऑर्गेनिजम्स कैन लिव विथ ईच अदर, कैन लिव विथ ईच अदर। Their survival is not dependent on each other। अगर पास वाला आके नहीं भी बैठता है तो इनके सर्वाइवल को उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। Their survival is not
डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, नॉट डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। अब आप बोलोगे मैम ये तो सब है, आप तो एग्जाम्पल दो। चलो भाई, सबसे पहले अपन एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। आपने देखा होगा, भैंस को देखा है, काली कलर की भैंस को, उसके ऊपर कौवे ज्यादातर बैठे रहते हैं। आपने देखा होगा काफी बार खेतों में या जनरली कहीं पर भी आपने देखा होगा, भैंस के ऊपर कौवे बैठते हैं। ठीक है, आप बोलोगे कि मैम क्यों बैठते हैं? ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है, कौवा चाहे तो नहीं भी बैठ सकता है बफेलो के ऊपर, कोई जरूरी नहीं, क्योंकि मैं आपको फैकल्टेटिव पढ़ा रही हूं। क्रोज जनरली यूज टू सिट ऑन दी सरफेस बॉडी ऑफ बफेलो। भाई बफेलो ऐसी है, क्रो बैठा हुआ है। ठीक है, सपोज दिस इज योर बफेलो, कि ये टेल है, ठीक है, और इसके ऊपर क्या है, क्रो बैठे हुए हैं। अभी आप समझ लो, डायग्राम नहीं बना रही हूं, क्रो बैठे हुए बफेलो की बॉडी पे। अब आप बोलोगे मैम बफेलो नहीं भी चाहे तो बिठा सकती है और क्रो नहीं भी चाहे तो बैठ सकता है। ओके, उनका सर्वाइवल एक दूसरे के बैठने पे डिपेंडेंट नहीं है, बिकॉज दे आर नॉट फॉलोइंग ऑब्लिगेट। फिर भी थोड़ा तो कहीं कुछ तो बेनिफिट मिल रहा होगा दोनों को, तभी तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में आ रहे हैं हम। भाई कोई तो क्राइटेरिया उसको फॉलो कर रहा होगा ना। देखो, आपकी बफेलो की बॉडी खुली हुई है, उसके ऊपर डस्ट पार्टिकल, इंसेक्ट्स यूज टू स्टिक ऑन दी सरफेस बॉडी ऑफ बफेलो। अब कुछ इंसेक्ट्स हार्मफुल भी हो सकते हैं उसके लिए। क्रो क्या खाते हैं? इंसेक्ट को खाते हैं। तो क्रो ईट दीज स्मॉल इंसेक्ट्स फ्रॉम द बॉडी ऑफ द बफेलो विच एक्चुअली एक्ट एज अ फूड फॉर क्रो। उनका सर्वाइवल तो हो गया इंसेक्ट को खा के बफेलो की बॉडी पर। और बफेलो को उससे क्या फायदा होता है कि दे गेट रिड ऑफ दीज इंसेक्ट्स विद द हेल्प ऑफ क्रो। भाई बफेलो इज ए एनिमल, हम लोग तो क्या है पीछे से हटा सकते हैं, बफेलो को नहीं दिख रहा कि उसके सरफेस पे क्या गिरा हुआ है। वो इंसेक्ट्स उसको बीमारी पैदा कर सकते हैं, उसको बहुत सारी अनवांटेड चेंजेस में डाल सकते हैं। तो क्रो क्या करेगा? क्रो हेल्प्स इन गेट रिडिंग ऑफ दीज इंसेक्ट्स ऑन द सरफेस ऑफ बफेलो। अब कभी क्रो नहीं भी बैठा बफेलो पे, मान लो 2 दिन बैठा, तीसरे दिन नहीं आया, कोई बात नहीं, बफेलो को एज सच कोई फर्क नहीं पड़ने वाला और क्रो को भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्रो कोई दूसरा इंसेक्ट खा लेगा, जरूरी थोड़ी कि बफेलो की सरफेस के ऊपर बैठे हुए इंसेक्ट उसको खाने हैं। तो रह सकते हैं, पर सर्वाइवल का डिपेंडेंट एक दूसरे पे नहीं है। ठीक है, तो अपन कैसे इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं? अगर अपन इसको यहां पर लिखना स्टार्ट करें तो हम ये लिख सकते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन क्रोज मतलब कौवा एंड बफेलो, क्रोज एंड बफेलो। कैसे होगा इनका रिलेशनशिप? क्रोज यूज्ड टू सिट on the crows used to sit on the surface of buffalo. Crows used to sit on the surface of buffalo, eat the insects lying on the body सरफेस ऑफ बफेलो। जो मैंने बोला है स्टूडेंट्स उसको लिखा रही हूं, लाइंग ऑन द बॉडी सरफेस ऑफ बफेलो। ठीक है, इंसेक्ट्स एक्ट एज अ फूड फॉर क्रोज, इंसेक्ट एक्ट एज अ फूड फॉर क्रोज। क्रोज को खाना मिल गया बफेलो पे बैठकर। अब इन टर्न बफेलो गेट rid of these insects, buffalo get rid of these insects। ठीक है, in turn buffalo get rid of these insects। तो हमें कह सकते हैं कि sometime if crow doesn't sit on the buffalo no problem। ठीक है,
ऐसा नहीं है, अगर बफेलो को बीमारी हो भी जाएगी तो क्रो को दूसरी बफेलो मिल गई ना, तो दूसरी बफेलो गेट रिड हो गई। तो इसमें क्या है, एज सच कोई नेसेसरी नहीं है कि भाई रहना ही है, करना ही है, चाहो तो करो चाहो तो मत करो, ठीक है, क्योंकि सिम्बायोटिक में आपको ले दे के मिलेगा क्या, बेनिफिट ही मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तो दूसरा हो गया। तीसरा क्या पढ़ने वाले हैं हम, तीसरा है एक्टो सिम्बायोसिस। एक्टो सिम्बायोसिस, एक्टो मतलब बाहर, एक्टो मतलब आउटसाइड। ठीक है, कोई भी जो दो ऑर्गेनिज्म सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में है उसमें से एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के आउटर सरफेस पे बैठ रहा है। क्या हो रहा है, आउटर सरफेस पे बैठ रहा है। जैसे आपका जो बी है वो फ्लावर के ऊपर बैठ रही है, एक्टो बाहर, एक्टो बाहर। इसमें अपन क्या करेंगे, सारी वेराइटीज को काउंट कर सकते हैं। जो दो लोग बैठ रहे हैं ऊपर ऊपर वाले पर या एक्टो एक्टो वाले पर, वो बेनिफिट भी पहुंचा सकते हैं, सर्वाइवल के लिए भी असेंशियल है और सर्वाइवल के लिए असेंशियल नहीं है। अब क्रोज आपके बफेलो पे बैठ रहे हैं, एक्टो ऊपर वाली सरफेस पे बैठ रहे हैं, पर फिर भी वो एक दूसरे के लिए सर्वाइवल के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ठीक है, तो अपन ये कह सकते हैं, अपन ये लिख सकते हैं ना कि इसमें भी क्या चाहिए, टू ऑर्गेनिजम्स शुड बी देयर। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जो एक ऑर्गेनिज्म होता है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर वाली सरफेस पे बैठता है, उसको इनसाइड से मतलब नहीं, उसको आउटसाइड पे रहकर ही अपना काम वो कर सकता है। तो वन ऑर्गेनिज्म लाइंग ऑन आउटसाइड विथ रेस्पेक्ट टू सेकेंड ऑर्गेनिज्म। विथ रेस्पेक्ट टू को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, W.RT। अभी मैं पूरा लिख लेती हूं, विथ रेस्पेक्ट टू W.RT। आगे से मैं विथ रेस्पेक्ट टू ऐसे ही लिखूंगी, लाइंग ऑन आउटसाइड विथ रेस्पेक्ट टू अदर ऑर्गेनिज्म। अदर ऑर्गेनिज्म मतलब दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बाहर लिख सकती हूं, आउटर बॉडी सरफेस, आउटर बॉडी सरफेस ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म। अदर ऑर्गेनिज्म जो बैठ रहा है वो भी आउटर बैठ रहा है और दूसरे ऑर्गेनिज्म का भी आउटर पार्टी वो ले रहा है। जैसे एग्जाम्पल में क्या लिख सकती हूं मैं स्टूडेंट्स, बी ऑन आउटर सरफेस, इसको मैं मिटा के लिख देती हूं, थोड़ा सा आगे पीछे हो गया। बी ऑन आउटर सरफेस ऑफ फ्लावर्स, बी ऑन आउटर सरफेस ऑफ फ्लावर्स, और दूसरा क्रो ऑन आउटर सरफेस ऑफ बफेलो, इरिस्पेक्टिव कि दे आर ऑब्लिगेट फैकल्टेटिव, नो डाउट हमें तो एक्टो सिम्बायोसिस का क्राइटेरिया कंप्लीट करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको क्या कराया था, आज का लेक्चर अपन इतना ही पढ़ेंगे। देखो मैंने आपको रहा हुआ, देखो मैं हर चैप्टर में आपको चैप्टर का नाम बताती हूँ जिससे कि आप नहीं भूलें कि हम पढ़ क्या रहे हैं। दूसरी बात, जो पहले पढ़ा हुआ है उसका रिवीजन जरूरी है स्टूडेंट, क्योंकि रिदम बनाने के लिए थोड़ा सा लिंक पहले वाले से रखना चाहिए। देन अगर हम बात करें तो हमने आज जो रिलेशनशिप्स के नाम लिखे थे उसमें हमने तीनों को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। ऑब्लिगेट, नेसेसरी फॉर सर्वाइवल, फैकल्टेटिव, नॉट नेसेसरी, यू कैन लिव विद ईच अदर, और एक्टो सिम्बायोसिस। उसमें आप फैकल्टेटिव को भी ले सकते हैं, ऑब्लिगेट, बट जो एक ऑर्गेनिज्म है वो दूसरे के आउटर सरफेस पे बैठेगा, आउटसाइड नॉट इनसाइड। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको इतना समझ में आया? तो आज के लिए अपन आज इतना ही पढ़ेंगे। जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, देखो हम लोग इसका जो लास्ट रिलेशनशिप है एंडोसिम्बायोसिस वो कंप्लीट करेंगे। फिर हम थोड़े बहुत फंगस के यूजेस ले लेंगे, बिकॉज वी आर गोइंग टू एंड दी फंगस। और हम
प्लांटे किंगडम को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि फ्रॉम द फंगाई वी विल डायरेक्टली जंप टू प्लांटे। तो प्लांटे के बारे में क्या है, आपको प्लांटे थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड फॉर्म में पढ़ना पड़ेगा। तो अभी तक तो क्या है, चीजें इतनी टीडियस नहीं थी, चीजें इतनी टीडियस नहीं थी। टीडियस का मतलब है कि थोड़े ऑर्गेनिज्म से ही आपका काम चल रहा था, ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे प्लांटे और एनिमेलिया आएंगे, आपको क्या है, अपनी ग्रेस्पिंग पावर और बढ़ानी होगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके रिलेशनशिप को डीप में पढ़ेंगे, एक रिलेशनशिप को ऑल्सो यूजेस पढ़ेंगे एंड सम एग्जाम्पल ऑफ फंगाई। पर उस एग्जाम्पल में हम बहुत ज्यादा चीजों को नोट डाउन नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने आपको ओवरऑल सिनेरियो फंगाई में समझा दिया है, ठीक है स्टूडेंट्स। बाकी का नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। टिल देन बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।